फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। आपको बस खुद में यकीन होना चाहिए। तो खुद पे यकीन रखिए और खूब सारी मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं तनीषा यादव लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फॉरेस्ट्री का लेक्चर नंबर 18। और आज के हम अपने इस लेक्चर में सबसे पहले टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन की। एंड सेकेंड टॉपिक इज एक्सेसरी सिल्वीकल्चरल सिस्टम। तो देखते हैं इसके अंदर कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम आप सभी देख रहे हैं कि हमारा ये आप लोगों के सिलेबस से सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स वाला टॉपिक जो है उसको हम डील कर रहे हैं। और अभी तक हमने इसके अंडर हमने सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, एक हाई फॉरेस्ट सिस्टम और दूसरा कॉपाइस फॉरेस्ट सिस्टम। और हाई फॉरेस्ट सिस्टम के अंदर हमने मेजरली हाई फॉरेस्ट सिस्टम को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पार्ट ए वाले कैटेगरी को यानी कि सिस्टम ऑफ कंसेंट्रेटेड रीजनरेशन को हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। उसके अंडर हमने क्लियर फेलिंग सिस्टम और शेल्टर वुड सिस्टम को भी ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। आज के हम अपनी इस लेक्चर पर बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ डिफ्यूज्ड रीजनरेशन की। और इसके अंदर हम देखेंगे कि सिलेक्शन सिस्टम क्या होता है और ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम क्या होता है। फिर हम बात करेंगे इसी के पार्ट सी की, जो कि है हमारा एक्सेसरी सिल्वीकल्चरल सिस्टम। और इसके अंदर फिर हम बात करेंगे टू स्टोरेड हाई फॉरेस्ट सिस्टम की, फिर हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम की और इम्प्रूवमेंट फैलिंग सिस्टम की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले पार्ट बी सिस्टम्स ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन के अंडर सिलेक्शन सिस्टम की। तो अगर मैं सिलेक्शन सिस्टम की बात करूं तो सिलेक्शन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये एक सिल्वीकल्चरल सिस्टम है जहां पर फेलिंग और रीजनरेशन जो है वो पूरे होल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सपोज ये कंप्लीट एक फॉरेस्ट एरिया है, तो सिलेक्शन सिस्टम जो है ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जगह को सेलेक्ट करके उस पर उस सिस्टम को फॉलो अप किया जाएगा। नहीं, यहाँ पर पूरे होल एरिया को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पूरे एरिया को जो है होल क्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके रिजल्ट आपको क्या मिलता है कि जो क्रॉप होगा वो अनइवन एज्ड होगा। मतलब वहां पे जो भी ट्रीज होंगी उनका जो एज होगा वो अनइवन एज्ड होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये बाकी अदर सिस्टम से किस तरीके से डिफर कर रहा होता है, किस बाकी सिस्टम में और इस सिस्टम में अंतर क्या है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो रीजनरेशन फेलिंग है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम जो भी सिस्टम पढ़ रहे थे, हम जैसे एक पर्टिकुलर एरिया पे हम फोकस कर रहे थे क्योंकि कंसेंट्रेटेड रीजनरेशन वाला पार्ट था वो, राइट। तो आपको ये लग रहा होगा कि उसमें और इसमें फर्क क्या है। तो सबसे पहला फर्क ये है कि ये तो सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन के अंडर आता है और उसके अंदर भी कौन सा वाला सिस्टम है, ये सिलेक्शन सिस्टम है। तो सिलेक्शन सिस्टम में सबसे पहला ये है कि आपने एक पर्टिकुलर पूरे फॉरेस्ट एरिया को आपने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर आपने कोई पर्टिकुलर साइट का सिलेक्शन नहीं किया है, ठीक। तो रीजनरेशन फेलिंग जो होगी आपकी पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर जो क्रॉप यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है वो आपको इरेग्युलर क्रॉप मिलेगा, यानी कि अनइवन एज्ड क्रॉप होगा आपका। और रीजनरेशन ऑपरेशन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द क्रॉप जो है वो टेक प्लेस करता रहेगा। किस तरीके से, चलिए एक इमेज के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज नजर आ रही है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज आपने यहाँ पर फर्स्ट वाला ये जो आपको दिख रहा है मैच्योर टॉलरेंट हार्डवुड फॉरेस्ट है। इट मींस व्हाट कि आपने सपोज कोई एक एरिया सिलेक्ट किया होगा और आपने वहां पर क्या कर दी, फॉरेस्ट्री कर दी बाय द मींस ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम, सिल्वीकल्चर टेक्निक्स को, सिल्विक्स को अपनाकर आपने वहां पर फॉरेस्ट जो है वो खड़ा कर दिया। अब उसके बाद जो यहाँ पर आप फर्स्ट कट करेंगे, कब करेंगे, जब 30% ऑफ द टोटल ट्रीज जो हैं वो ओवर मैच्योर हो गई हैं और पुअर क्वालिटी की हो गई हैं, तब जाकर आप वहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट कट करेंगे। उसके बाद 20 से 30 साल बाद आप क्या देखेंगे कि वहां पर नेचुरल रीजनरेशन हो गया है और जो रिमेनिंग ट्रीज थी वो नेक्स्ट जनरेशन उनकी भी जो है एस्टैब्लिश हो चुकी है। कब से कब तक, 20 से 30 साल के बाद। फिर आप क्या करेंगे, फिर जब आपको इस एरिया में आप क्या करेंगे, सेकंड कट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30% जो है मेच्योर ट्रीज जो है आप उनको काटेंगे। क्या, किस पर फोकस करते हुए कि पुअर क्वालिटी ट्रीज जो है उनका रिमूवल हो जाए।
फिर आप आफ्टर 20 to 30 years तक आप उस जगह पर वेट करेंगे ताकि वहां पर क्या हो, नेचुरल तरीके से रीजनरेशन हो। और ये जो साइकिल है ये कंप्लीटली चलती चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन सिस्टम कहते हैं, यानी कि सिस्टम्स ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन ऑफ सिलेक्शन सिस्टम कहते हैं। ओके, तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि फेलिंग पैटर्न जो है, कटाई के जो तकनीक अपनाई जाती है, जो तरीका अपनाया जाता है, वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि जो स्कैटर्ड मेच्योर ट्रीज है, मतलब जो फैली हुई मेच्योर ट्रीज है, सबसे पहले उनको काटा जाता है टू फैसिलिटेट नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्कैटर्ड मेच्योर ट्रीज को काटा जाता है, उनकी कटाई की जाती है। फिर सेकंड क्या होता है कि जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है आप उसको किस में डिवाइड कर देते हो, नंबर ऑफ कूप्स में डिवाइड कर देते हो। इसमें नंबर ऑफ कूप्स में। अब कूप्स का मतलब क्या हुआ कि कूप्स बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट होता है जहां पर आप एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे सपोज ये कोई फॉरेस्ट एरिया है तो आपने पूरे फॉरेस्ट एरिया में ऐसे कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, छोटे छोटे एरियाज बना दिए हैं, ताकि जो हार्वेस्टिंग ऑपरेशन है वो कंप्लीटली सिंगल टाइम पर हो सके। ठीक वैसा ही जैसा कि अभी हमने अपने इमेज में देखा। ठीक, सपोज अब देखिए यहाँ पर एज सच कोई सिलेक्शन कटिंग या सिलेक्शन फेलिंग नहीं हो रही है। आपने पूरा एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को चूज किया है, उसको आपने कंपार्टमेंट्स में बांट दिया ताकि हार्वेस्टिंग जो है वो सिंगल ऑपरेशन में हो सके, इस मकसद से। ठीक, फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ कूप्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इन अ फेलिंग साइकिल। सपोज फेलिंग साइकिल कितने 20 साल का है सपोज, तो नंबर ऑफ कूब्स भी आप कितना बनाएंगे, 20 कूब्स बनाएंगे। ओके, फिर ईच कूब जो है इज वर्कड आउट फॉर अ ईयर फॉर रीजनरेशन फेलिंग। अब जिस कूब में आपने क्या किया, सपोज फेलिंग करी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप उसको साल भर के लिए छोड़ देते हो ताकि वहां पर रीजनरेशन जो है वो अपने नेचुरल तरीके से हो सके। ओके, फिर अब ये जो है ये सिक्वेंशियली सीक्वेंस वाइज जो है सारे कूप्स में, सपोज आपने यहाँ पर कट किया तो फिर आप यहाँ पर इसको छोड़ दोगे 1 साल के लिए, और ऐसे सीक्वेंस जो है वो क्या होता रहता है, फॉलो अप होता रहता है। फिर अब क्या हुआ कि जब ये सिक्वेंशियली जो चल रहा है, तो अब सपोज एन सालों के बाद, एन ईयर्स के बाद, यानी कि एक फेलिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो अब वो जो सेम कूप है आप उसको रिपीट करते हो रीजनरेशन के लिए, और ये पूरा कंप्लीट करता है एक फेलिंग साइकिल को, ठीक उसी तरह जिस तरीके से अभी हमने इमेज में देखा। फिर फेलिंग साइकिल जो है वो वेरी कर सकता है 10 से 20 सालों तक, और वो भी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। स्पीशीज कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है कि फेलिंग साइकिल जो है वो आपकी कितने साल की हो सकती है। अब फेलिंग जो कंसीडर फेलिंग की अगर हम बात करें तो मेनली कितने टार कौन सी क्लास ऑफ ट्रीज को वो फॉलो कर सकता है, फेलिंग इस टाइप के फेलिंग पैटर्न यानी सिलेक्शन सिस्टम को हम किस टाइप ऑफ ट्रीज के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रीज जो कि डेड है, डाइंग है, डिसीज और डिफेक्टिव ट्रीज है उनके लिए। ठीक, जैसे कि अभी हमने देखा कि 30% ऑफ पुअर एंड मैच्योर ट्रीज की कटिंग की जाती है, अभी हमने इमेज में देखा। फिर ट्रीज ऑफ अनडिजायरेबल स्पीशीज, जो ट्रीज आपको जरूरत नहीं है उनका रिमूवल आपको करना होता है। फिर इमेच्योर ट्रीज कमिंग अंडर थिनिंग और थिनिंग स्ट्रिप और कूप। फिर मैच्योर ट्रीज अबव द एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर। तो जब आप कटिंग कर रहे होते हैं, जब आप फॉरेस्ट की कटाई कर रहे होते हैं, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है कि आपको इन सारे ट्रीज को जो है उन्हें ही काटना है और दूसरे ट्रीज को आपको नहीं काटना है। ओके, फिर क्या होता है कि रीजनरेशन जो है वो नेचुरली ऑब्टेन की जाती है, बट कभी कभी बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन के लिए जाना पड़ता है। फिर है आपके पास कि विडिंग, क्लीनिंग, ये जो है ये आपकी 2-3 सालों में जो है वो की जाती है, 2-3 सालों के अंतराल जो है वो की जाती है। और फिर यहाँ पर जो लास्ट है कि हमें जो क्रॉप मिलता है वो इरेग्युलर क्रॉप मिलता है। ठीक, तो एक बार फिर से हमने ये जो पढ़ा आप ये देखिए, यहाँ पर ये सारी बातें जो हमने जो अभी फेलिंग पैटर्न में पढ़ी कि जब हम कटिंग करते हैं तो ओवर मैच्योर और पुअर क्वालिटी ट्रीज जो है उन्हीं की कटिंग की जाती है। और फिर जब 20-30 साल बाद आपने देखा तो जो ट्रीज जिनको आपने बड़ा किया था वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल स्टैब्लिश्ड हो जाती है, और ये पूरा आपका क्या है, एक फेलिंग साइकिल है। ठीक,
चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन सिस्टम, कि जब आपको सिलेक्शन सिस्टम को अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन करना है, तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस लगते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो किसके लिए सुटेबल है, स्टीप टोपोग्राफी के लिए। स्टीप टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ, जो हिल साइड्स होते हैं, जो ब्रोकन रग्ड टेरेन होते हैं एटसेट्रा, इन सभी जगहों के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ऐसे टाइप को अगर आप इस टाइप के सिलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो सॉइल इरोशन को कम करता है। फिर अब ये जो सिस्टम है ये सुटेबल है किसके लिए, फॉर प्रिजर्विंग कैचमेंट एरियाज। कैचमेंट एरियाज का मतलब क्या हुआ, वो एरिया जहां पर रेनफॉल जो है, फ्रॉम विच रेनफॉल फ्लोज इनटू अ रिवर, लेक और रिजर्वोयर। कैचमेंट एरियाज का मतलब क्या हुआ, उस जहां उस एरिया की बात हो रही है जहां पर रेनफॉल का जो पानी है वो कहाँ जाता है, कहाँ पर फ्लो होता है, रिवर में, लेक में या रिजर्वोयर में। तो ये जो है ये सिस्टम काफी सुटेबल होता है कैचमेंट एरियाज को प्रिजर्व करने के लिए। फिर दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर इनएक्सेसिबल एंड लीस्ट कम्युनिकेबल एरियाज। ये सिस्टम उसके लिए सुटेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने आपने यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया और यहाँ से जो फॉरेस्ट है वो काफी मुश्किल है, और ऐसे जगह पर जहाँ पर फॉरेस्ट कभी था ही नहीं, ठीक। और क्या होगा कि सपोज आपको यहाँ पर किसी स्पेशल टाइप ऑफ स्पीशीज को ग्रो करना है, लेकिन आसपास जो है आपको कहीं पर भी नर्सरी नहीं मिल रही है, काफी दूर दराज से नर्सरी जो है आप वहां से जो है ट्रीज लेकर आ रहे हैं और उनकी प्लांटिंग कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा एरिया जो कि शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो ये सिस्टम जो है वहां के लिए काफी परफेक्ट होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ये सिस्टम जो है इट इज सुटेबल फॉर रीजियंस जहां पर मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज उनको चाहिए। सपोज कि अगेन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नीलांबूर टिक प्लांटेशन की, राइट। तो नीलांबूर टिक प्लांटेशन जो है वो स्पेशली फेमस है किसके लिए, टीक प्लांटेशन के लिए। अब किसी एरिया में उनको सिर्फ और सिर्फ टीक लेना है, उसके आसपास एरिया में उनको टीक प्लांटेशन करनी है, तो वो अपना जो है वो कहाँ से लेंगे, वहीं से लेंगे, नीलांबूर से लेंगे, क्योंकि वहां पर किसका प्लांटेशन की जाती है, टीक के प्लांटेशन की जाती है, ठीक। इस तरीके से फिर अब ये सिस्टम जो है वो उन रीजन्स के लिए यूजफुल है जहां पर कंसंट्रेटेड फेलिंग ऑफर नहीं की जाती, ठीक। डू नॉट ऑफर एनी एडवांटेज। कंसंट्रेटेड फेलिंग का मतलब क्या हुआ, जो अभी सिल्वीकल्चर सिस्टम में हमने कंसंट्रेटेड रीजनरेशन वाला पार्ट पढ़ा, वहां पर कंसंट्रेटेड फेलिंग की जाती है। अब जहां पर कंसंट्रेटेड फेलिंग नहीं होती है तो वहां पर कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, सिलेक्शन सिस्टम जो है उसको अपनाया जाता है। एज वेल एज ये सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल है किसके लिए, शेड बियरर्स के लिए, ठीक। चलिए, जैसे देखिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो एरिया दिखाई दे रही है ये ब्रोकन रग्ड टेरेन है, इसे ही हम जहाँ पे देखिए ये जो आपको टूटे फूटे दिख रहे हैं ना, तो दिस इज योर व्हाट, ब्रोकन रग्ड टेरेन, वो कुछ इस तरीके का होता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम की। तो ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो ग्रुप्स के फॉर्म पे उनकी जो है कटिंग की जाती है, इंस्टेड ऑफ अ बीइंग स्कैटर्ड सिंगल ट्री। अब देखिए ग्रुप्स के फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये एक फॉरेस्ट है, ठीक। अब हो सकता है कि एक सिंगल स्पीशी जो है वो बहुत जगह पूरी फैली हुई है, ये पूरा एक सिंगल स्पीशी है, तो इनकी कटाई ना करके क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज की कटिंग की जाती है, ठीक। ग्रुप्स का मतलब ये मत समझिएगा कि एक पार्ट, एक एरिया ये ग्रुप है इसकी कटिंग कर ली, एक ये ग्रुप है इसकी कटिंग, तो ये वाला जो ग्रुप सिस्टम है ये कंसेंट्रेटेड वाले रीजनरेशन वाले पोर्शन पे आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्योंकि हम यहाँ पर डिफ्यूज रीजनरेशन की बात करें, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, स्कैटर, फैला हुआ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम डिफ्यूज रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेड़ों की कटाई है वो ग्रुप्स में की जाती है। ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ, स्पीशीज, ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज, ठीक। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्कैटर्ड सिंगल ट्री, एक सिंगल स्पीशीज अगर चारों तरफ फैली हुई है तो उनको काटने के अलावा उसको क्या किया जाता है, ग्रुप्स में कटिंग की जाती है। फिर द साइज ऑफ द ग्रुप डिपेंड्स ऑन द लाइट रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली लाइट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनका जो ग्रुप का साइज है वो लाइट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये वेरी कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एस्पेक्ट, स्लोप, हाइट ऑफ सराउंडिंग ट्रीज एटसेट्रा। फिर
हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप्स जो हैं वो सेंटर फोकस्ड ना हो, सेंटर फोकस्ड नहीं होते हैं। जिस तरीके से शेल्टरवुड ग्रुप सिस्टम में हमने देखा था कि ट्रीज जो है वो सेंट्रीफ्यूगली फोकस्ड होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक। फिर क्या होता है कि सपोज कोई ऐसा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है जिसका एरिया जो है काफी स्मॉल है, तो ये एस यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है। तो अगर स्मॉल एरिया वाली जगह है तो वहां पर क्या होता है कि होल एरिया को आप कंसीडर कर लेते हो ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम के लिए। लेकिन अगर वास्ट फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पर आप फेलिंग साइकिल को अडॉप्ट करते हो। फेलिंग साइकिल क्या होता है, अभी हमने पिछले बारे में जो पढ़ा, जैसे सीडिंग फेलिंग, सेकेंडरी फेलिंग, फिर उसमें कौन से फाइनल फेलिंग की जाती है, तो एक पूरा फेलिंग साइकिल होता है, उसे अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन अगर स्मॉल एरिया है तो पूरा का पूरा होल एरिया को हम ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम के अंडर कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर वास्ट फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पर फेलिंग साइकिल जो है वो अडॉप्ट की जाती है। तो इस वजह से क्रॉप जो हमारे पास जो क्रॉप ऑब्टेन्ड होगा वो इरेग्युलर होगा। लेकिन जब हम विद इन द ग्रुप्स बात करें तो सारे ट्रीज जो है वो सिमिलर इन एज के होंगे। ठीक। फिर दिस इज सुटेबल फॉर लाइट डिमांडर्स, और किस किस ट्री में ये एप्लीकेबल होता है, साल में, टीक में, फीर में एंड स्प्रूस फॉरेस्ट में। अब अगर हम बात करें कि कंट्रोवर्सी क्या आती है रिलेटेड विद ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम, क्या क्या आपको जो है कंट्रोवर्सीज फेस करने पड़ते हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि आपको क्या है, टिम्बर क्वालिटी जो है, जो टिम्बर प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही नॉटी होगा। नॉटी का मतलब गांठ बने होंगे, जैसे ये टिम्बर है तो बीच बीच में क्या पड़ जाएंगे, गांठ पड़ जाएंगे, जिस वजह से जो उसका टिम्बर होगा वो गुड क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक। तो इससे क्या होगा, टिम्बर की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बट एक्सपेक्टेड गुड क्वालिटी टिम्बर फ्रॉम द सुपीरियर ट्रीज रिटेन, तो डेफिनेटली जो सुपीरियर ट्रीज है आप वहां से गुड क्वालिटी टिम्बर जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो सुपरविजन है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुपरविजन अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पर इजी नेचुरल रीजनरेशन जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है। फिर क्या होता है कि यंग क्रॉप जो है उनको डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग द फेलिंग, कटाई के जब आप कटाई कर रहे होते हैं तो यंग क्रॉप जो है उनको डैमेज हो जाता है। फिर देयर इज इनसफिशिएंट डाटा, यहाँ पर इस डाटा भी आपके पास सफिशिएंट नहीं होता है हायर ग्रोइंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाई ग्रोइंग स्टॉक तो आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इंक्रीमेंट पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सिलेक्शन फॉरेस्ट जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर फॉरेस्ट की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, अच्छे क्वालिटी के टिम्बर ही नहीं हो रहे हैं, तो आप वहां पर क्या डाटा दिखाओगे, हाई ग्रोइंग स्टॉक का डाटा वहां पर जो है वो जीरो हो जाता है, जीरो ना कहकर बहुत ही मिनिमम हो जाता है, लीस्ट हो जाता है। ठीक। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो बुक्स में, रिकॉर्ड्स में इसको हम मोस्ट नेचुरल सिस्टम की तरह कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम रियल की बात करें तो रियल में क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट इतना पॉसिबल नहीं है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन थ्रू रिसर्च, मैनिपुलेशन एटसेट्रा। बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के, उसके बिना ह्यूमन के इन्वॉल्व हुए, रिसर्च के इन्वॉल्व हुए, मैनिपुलेशन को इन्वॉल्व हुए, हम इस सिस्टम को अपना नहीं सकते हैं। तो दिस आर द कंट्रोवर्सीज रेलेवेंट टू ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी सिस्टम्स की। तो एक्सेसरी सिस्टम्स जो होते हैं ये वो हाई फॉरेस्ट सिस्टम्स होते हैं जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम इवन एज सिस्टम थ्रू स्लाइट मॉडिफिकेशन। मतलब क्या होता है कि ये भी हाई फॉरेस्ट सिस्टम के वो पार्ट होते हैं जो कि किसमें से निकल कर आते हैं, इवन एज्ड सिस्टम से निकल कर आते हैं। बस थोड़ी सी स्लाइट मॉडिफिकेशन जो है इनमें की जाती है, थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है एज कंपैरिजन टू अदर इवन एज्ड सिस्टम। ठीक। अब ये जो है, ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है कि इरेग्युलर टू स्टोरेड हाई फॉरेस्ट बन जाते हैं। अब टू स्टोरेड हाई फॉरेस्ट क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक। तो अगर मैं टू स्टोरेड हाई फॉरेस्ट की बात करूं तो टू स्टोरी बोल रहा है, देखिए टू स्टोरेड बोल रहा है। तो टू स्टोरेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि जो फॉरेस्ट है वो दो स्टोरी में डिवाइड होगा। एक तो होगा आपका अपर लेवल, अपर स्टोरी, और दूसरा होगा आपका लोअर स्टोरी। ठीक। तो अपर स्टोरी जो ट्रीज होंगे वो क्या होंगे, सेम साइट पे, सपोज ये एक साइट है, यहाँ पर जो ट्रीज है वो पूरे कैसी ट्रीज हैं जो लाइट डिपेंडिंग है। ठीक है। इनको ग्रो करने के लिए कैसी, किसकी जरूरत है, लाइट की जरूरत है, सेम साइड पे। ठीक। फिर सेम साइड पे लोअर
लोअर स्टोरी भी होगा, और वो कैसे होंगे, शेड टॉलरेंट स्पीशीज होंगे। ठीक, तो जो हायर स्पीशीज होंगे, जो यानी कि जो एज्ड ट्रीज होंगे, वो क्या होंगे आपके लाइट डिमांडिंग स्पीशी, और फिर जो यंगर ट्रीज होंगे वो आपके कौन से होंगे, शेड टॉलरेंट स्पीशीज। ठीक, तो देखिए यहाँ पर वही चीजें आपको लिखी हुई है कि इट इज एन एक्सेसरी सिल्वीकल्चरल सिस्टम दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टू स्टोरीड फॉरेस्ट। हियर द ट्री कैनोपी ऑकर्स इन टू स्ट्रेटा। दो स्ट्रेटा में जो है वो डिवाइड हो जाता है, एक अपर और दूसरा लोअर कैनोपी। तो डोमिनेंट स्पीशीज इन ईच स्ट्रेटम इज डिफरेंट। दोनों ही स्ट्रेटम में जो डोमिनेंट स्पीशी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन क्रॉप जो होंगे, हर अगर हम अपर स्टोरी की बात करें तो वहां पर इवन एज्ड क्रॉप होंगे, वहीं अगर हम लोअर कैनोपी की बात करें तो वहां पर भी इवन एज्ड फॉरेस्ट ही होंगे। ठीक, फिर अगर हम टॉप कैनोपी की बात करते हैं तो टॉप कैनोपी जो आपका होता है वो सिडलिंग ओरिजिन का होता है। इट मींस व्हाट, सिडलिंग ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है प्लांटेशन, जो प्लांटेशन करी गई है ना, यहाँ पर क्या किया गया है, प्लांटेशन की गई है। फिर जो लोअर स्टोरी जो है वो नेचुरल रीजनरेशन, बट अंडर प्लांटिंग इज आल्सो डन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। टॉप कैनोपी जो है वहां पर आर्टिफिशियल रीजनरेशन किया गया है, क्यों, क्योंकि नर्सरी से लाकर उसकी प्लांटेशन की गई है यहाँ पर। वही लोअर स्टोरी जो है वो नेचुरल रीजनरेशन से ऑब्टेन हुआ है। फिर इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रोटेक्शन के लिए भी ये एसेंशियल है। कवर क्रॉप्स used for this purposes are mesua, switania, ibodia and bamboo. ठीक, फिर इट इज डन टू इम्प्रूव द प्रपोर्शन ऑफ वैल्यूएबल स्पीशीज इनसाइड द फॉरेस्ट। डेफिनेटली इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो वैल्यूएबल स्पीशीज है उनकी रेट को, उनके प्रपोर्शन को, उनके क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इनसाइड द फॉरेस्ट। ठीक, इट हेल्प्स इन प्रोपगेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज विच कैन नॉट बी रेज्ड इन ओपन। तो ये क्या करता है, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनको ओपन में हम उसे क्या नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, बट ये हेल्प करता है किसी सर्टेन स्पीशीज की प्रोपगेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी। किस कंडीशन में जो है हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहला क्या होता है आपका, इट इज एप्लीकेबल टू रीजन दैट नीड्स इट इफेक्टिव सॉइल प्रोटेक्शन। ऐसा एरिया जहां पर सॉइल प्रोटेक्शन, इफेक्टिव सॉइल प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर क्या होता है कि ऐसा एरिया जहां पर शेड बियरिंग स्पीशीज को प्रोपगेशन की जरूरत है। फिर जहां पर प्रोडक्टिविटी बाय ग्रोइंग मोर क्रॉप्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के क्रॉप्स की हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसको इंक्रीज करना है, तो वहां पर भी जो है इसको अप्लाई किया जाता है। फिर जहां पर अर्ली रिटर्न इज एक्सपेक्टेड, जहां पर आपको जो है जल्दी रिटर्न जो है वो आपको मिले, यानी कि आपने प्लांटेशन किया, वहां से जो रिटर्न है वो आपको बहुत जल्दी मिले, यानी कि टिम्बर हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, और आपको जो इनकम है काफी अच्छी मिल गई, और वो जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो हो जाए, तो वहां पर भी आपको ये कंडीशन जो है आप सॉरी इस सिस्टम को आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इट इज नीडेड वेयर चेंज ऑफ स्पीशीज इज रिक्वायर्ड, जहां पर चेंज ऑफ स्पीशीज की जरूरत पड़ती है तो ये वहां पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस किस में एप्लीकेबल होता है ये, साल, शेर, पाइन, देवदार, बैम्बू इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर अब बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड पार्ट की, दैट इज योर व्हाट, हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये एक एसेसरी सिल्वीकल्चरल सिस्टम है जिसमें सिलेक्टेड क्रॉप्स जो है उसको रिटेन कर दिया जाता है किसी एक पार्ट में, या होल ऑफ द सेकेंड रोटेशन, अगर सेकेंड रोटेशन चल रहा है तो उसके लिए उसको रिटेन कर दिया जाता है टू ऑब्टेन अ लार्ज साइज्ड टिम्बर। लार्ज साइज्ड टिम्बर का मतलब क्या हुआ, ग्रेट अमाउंट में। ठीक है, यानी कि हायर स्टॉक जो है वो मिलने के लिए इस फॉरेस्ट सिस्टम को जो है वो क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, सिलेक्टेड क्रॉप्स के लिए जो है ये की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्प्रूवमेंट फेलिंग। तो इम्प्रूवमेंट फेलिंग कैसा होता है कि ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जहां पर इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ इंफीरियर ग्रोइंग स्टॉक। ठीक, रिमूवल ऑफ इंफीरियर ग्रोइंग स्टॉक विद इंटरेस्ट ऑफ बेटर ग्रोथ ऑफ मोर वैल्यूएबल स्पीशीज। डेफिनेटली किसी इम्प्रूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कटाई जो है वो किस तरीके से की जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो कि वैल्यूएबल स्पीशीज की ग्रोथ रेट को हाई हायर प्रोडक्टिविटी के लिए क्या की जाए कि रिमूवल ऑफ
इंफीरियर ग्रोइंग स्टॉक को क्या कर दिया, उनकी रिमूवल कर दी जाए। बट क्या होता है कि इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट एम्ड एट रीजनरेशन ऑफ क्रॉप। यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ क्रॉप पे एमिंग नहीं की जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दिया जाता है कि हमने जो प्लांटेशन करी है सिर्फ उसी प्लांटेशन जो है वो ही सक्सेसफुल हो जाए और फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाए और फिर हम क्या करें, उससे खूब सारे पैसे कमा लें। इस तरीके से मतलब एक पेड़ के प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के लिए एक पेड़ को अच्छे से वो ग्रोथ करे उस पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये फेलिंग ये प्रोसेस जो है किस तरीके से की जाती है, तो सबसे पहले तो डेड ड्राइंग और डिसीज्ड ट्री जो है उनका उनको जो है उनकी कटाई की जाती है। फिर जो अनसाउंड और ओवर मेच्योर ट्री है, जो कि अनसाउंड का मतलब जो हेल्दी साउंड नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इस ट्री की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है और ये उनके किसी काम की नहीं है, तो उनको काट दिया जाता है। फिर क्या होता है कि उनकी कटाई पहले की जाती है जो कि बैडली शेप्ड मैच्योर है या इमेच्योर ट्री है। यानी कि सपोज क्या हुआ कि टिम्बर की ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर क्या हो गया, गांठें पड़ने लग गई, तो अब यहाँ पर जो ट्रंक है, ये जो टिम्बर है, वो उसके डायमीटर जो है वो वहीं रुक जाएगा, डायमीटर जो है वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, तो उसकी भी आपने क्या कर दी, कटाई कर दी। फिर थिनिंग ऑफ कंजेस्टेड ग्रुप्स ऑफ पोल्स एंड ट्रीज, ठीक, जो आसपास में होंगे यानी कि ट्रीज जो है ग्रुप है वहां पर प्रॉपरली सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, कंजेस्टेड हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, थिनिंग करेंगे। फिर क्या होता है, थिनिंग ऑफ बैडली शेप्ड एंड डैमेज्ड सैपलिंग्स, ठीक, कटिंग ऑफ क्लाइमर्स। तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो अपनाए जाते हैं किस टाइप के लिए, इम्प्रूवमेंट फेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ट्री के प्रोडक्टिविटी को देखा जाता है कि बेहतर से बेहतर वो टिम्बर की क्वालिटी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके और उनको जो रिटर्न है वो काफी अच्छा मिले, इस पर ध्यान दिया जाता है। एप्लीकेबल की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड अनइवन एज्ड फॉरेस्ट पे जो है इसको अप्लाई किया जाता है। तो आज के हमने अपने इस लेक्चर में सिस्टम ऑफ डिफ्यूज जनरेशन को सिस्टम्स ऑफ डिफ्यूज रिजनरेशन को ब्रीफली डिस्कस किया, एक्सेसरी सिस्टम्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। इट मींस व्हाट कि हाई फॉरेस्ट सिस्टम को हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोपाइस फॉरेस्ट सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद एक जो छोटा मोटा टॉपिक आपका रह गया है, उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सिल्वीकल्चर ऑफ मैनग्रोव एंड कोल्ड फॉरेस्ट की। So thank you dear viewers for watching this video and please मेरा ये जो लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे लिटरली मोटिवेशन नहीं मिल रही है कि मैं लेक्चर्स बनाऊं, इसलिए जो लेक्चर्स हैं वो लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आते हैं। सो प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए और लेक्चर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।